नमस्कार दोस्तों। आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जी, सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर। सेंटर स्टेट रिलेशंस रिलेशन कई प्रकार के हैं, जिनके लेजिस्लेटिव है, जुडिशियल है, एग्जीक्यूटिव है। एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहले है जी लेजिस्लेटिव रिलेशंस, कानून बनाने के क्या क्या रिलेशंस है, कैसे कैसे मुद्दों पर कौन कौन कानून बना सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली मीन संविधान में ही ये लिख दिया गया है क्या, द पावर टू लेजिस्लेट इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। भी हाँ, भी किन मुद्दों पर सेंटर और किन मुद्दों पर स्टेट कानून बना सकता है। पहले तो बात करते हैं जी टेरिटरी एंड लेजिस्लेटिव पावर्स, मीन हदों के हिसाब से कौन कहां तक कानून बना सकता है, लेजिस्लेट कर सकता है। पहले है जी जो हमारा पार्लियामेंट है, मीन सेंटर, वो क्या करता है, उसके पास लेजिस्लेटिव पावर है। कितनी? फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। वो कुछ हिस्से के लिए, कुछ जगह के लिए या पूरे के पूरे देश के लिए कानून बना सकता है। जाहिर सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया के लिए कानून बना सकता है, किसी छोटे एरिया के लिए भी बना सकता है। तो क्रॉसपॉन्डिंगली जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जो स्टेट होते हैं, वो अपने स्टेट तक ही कानून बना सकते हैं। State legislature can make laws for the whole or any part of the state। ठीक है जी। The state laws are not applicable outside India except when there is a sufficient nexus between the state and the object। तो भारत के बाहर स्टेट लॉ नहीं एप्लीकेबल होते। सिर्फ एक कंडीशन है, जब स्टेट और जो ऑब्जेक्ट है, ठीक, जो फॉरेन में है, चाहे बंदा है, चाहे जगह है, चाहे प्रॉपर्टी है, उनका आपस में नेक्सस हो, उस संबंधित स्टेट का और ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई आपस में ताना बाना लिंक हो, तब उसके ऊपर स्टेट लॉ एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज स्टेट लॉ अपने स्टेट के अंदर अंदर ही एप्लीकेबल होता है। आगे है जी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, मीन अपने देश के बाहर, ठीक, अपने टेरिटरी के बाहर। तो इसके ऊपर स्टेट कानून नहीं बना सकता। ओनली the parliament can make law on extraterritorial subjects। ठीक है। Thus the parliamentarian laws are applicable to the Indian citizens and their property in all over the world। विश्व में कहीं भी कोई भारत का नागरिक है, जाकर रह रहा है, जहां उसकी प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर पार्लियामेंट के लॉ एप्लीकेबल होंगे। ठीक है जी। आगे है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। कानून बनाने के लिए हमने जो जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर कानून बनाना है, उसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। ये बार बार हम पढ़ रहे हैं, पहले भी आया है कि 7th शेड्यूल में, संविधान के 7th शेड्यूल में क्या है, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इन 3 लिस्ट के हिसाब से जो सब्जेक्ट मेंशन है यूनियन लिस्ट में, तो उन सब्जेक्ट के ऊपर ओनली द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, हमारा संसद ही कानून बना सकता है। ठीक है जी। दोज मैटर्स दैट आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस वाले हैं और रिक्वायर्स यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी, एक सारता हो, ठीक, ऐसे मैटर्स क्या है, आर इन द यूनियन लिस्ट, वो यूनियन लिस्ट में है। तो एग्जांपल्स देखो, हमने सारे सब्जेक्ट नहीं रट्टे लगाने, पर हम इसको बार बार पढ़ेंगे, समझ के साथ पढ़ेंगे, तो हमको पता होगा भी हाँ भी ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि यूनियन लिस्ट में है, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि स्टेट लिस्ट में है। इनमें से क्वेश्चन आ जाता है, इस बार भी आए हुए हैं। डिफेंस हो गया, अब डिफेंस तो पूरे कंट्री का मामला हुआ ना, फॉरेन अफेयर्स हुआ है ना, विदेश नीति से संबंधित, दूसरे देश के साथ लेन देन। बैंकिंग, स्टेट नहीं है, नेशनल लेवल का मुद्दा है बैंकिंग। आप देख लो ना, खुद ही देख लो, कोई बैंक होती है, उसकी ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री होती है। करेंसी होगी हमारी, करेंसी नोट पूरे देश में एक जगह के, एक सारता के, एक तरीके के। इंश्योरेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एटॉमिक एनर्जी, ठीक, इंटरस्टेट ट्रेड, व्यापार वगैरह, सेंसस, ऑडिट करना। तो ये सब्जेक्ट किसमें है, यूनियन लिस्ट में है। ठीक है जी। आगे है जी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या होता है,
अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द स्टेट्स हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज। ठीक है ना, आम तौर पर क्या है, जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में मेंशन है उसके ऊपर कानून कौन बनाता है। ये होती है बात नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, पर ऐसे टाइम आते हैं जहां पर जब स्टेट लिस्ट पर भी सेंटर या पार्लियामेंट कानून बना सकती है। तो स्टेट लिस्ट में कैसे मैटर आते हैं, ऐसे मैटर विच परमिट्स डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट और दैट आर ऑफ रीजनल एंड लोकल इंपॉर्टेंस। जो मैटर रीजनल और लोकल इंपॉर्टेंस वाले होते हैं, ठीक, वो किसको दे दिए, स्टेट को। जैसे पुलिस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गई, तो ये रीजनल इंपॉर्टेंस के हैं, रीजन हो गया। और जो परमिट करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट को। डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट मीन भी जैसे एक स्टेट में अगर मान लो कि पर्टिकुलर प्रकार की शेड्यूल ट्राइब कोई रहता है, तो उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए या शेड्यूल ट्राइब से संबंधित कुछ इंटरेस्ट है, उससे प्रमोट करने के लिए उससे संबंधित सब्जेक्ट क्या है, स्टेट लिस्ट में है। विच परमिट्स डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड that are of रीजनल एंड लोकल इंपॉर्टेंस, वो किस में है, स्टेट लिस्ट में। इनकी एग्जांपल देख लो जी, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, प्रिजन। ये इस बार के प्री में क्वेश्चन आया था, प्रिजन क्या स्टेट सब्जेक्ट है या सेंटर का। तो देखो जी, असल में ना चक्कर क्या था कि ये करंट में था, जैसे कुछ जैसे सिद्धू मूसेवाला केस हुआ, लॉरेंस बिश्नोई, वो किस पुलिस के पास है, तो प्रिजन में क्या हो रहा है, तो क्या वो दूसरे को आरोपी सौंप सकते हैं, एक स्टेट दूसरे स्टेट को दे सकती है। तो उससे संबंधित ये टॉपिक था। तो आपने करंट अफेयर्स अगर ढंग से पढ़ा था तो आपको पता लग जाता कि हाँ भी प्रिजन क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है जी। लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज वगैरह, म्यूनिसिपैलिटी, एग्रीकल्चर भी स्टेट सब्जेक्ट है। तो जब 3 फॉर्म बिल आए थे ना, तो उसमें ये बात थी कि एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे एग्रीकल्चर के ऊपर कानून बना सकती है। तो ये एक बात आ रही थी न्यूज में बार बार। फिशरीज, मार्केट्स, थिएटर्स, गैम्बलिंग, ये सब क्या है, स्टेट लिस्ट में आते हैं। आगे देखते हैं जी, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट जिसके अंदर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसमें कैसे कैसे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, मैरिज और डिवोर्स से संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ड्रग्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस वगैरह। तो जो स्टेट और यूनियन के बीच वाले कुछ हैं भी, हाँ भी नेशनल इंपॉर्टेंस है भी है, पर इतनी डिजायरेबल भी नहीं, चलो जी स्टेट भी कानून बना सकता है। तो जो बीच वाले होंगे उसके ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं। तो हुआ क्या कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम 1976 में क्या है, 5 सब्जेक्ट्स हैं जो कि पहले किस में थे, स्टेट लिस्ट में, तो फिर उसको बाद में डाल दिया गया कंकरेंट लिस्ट में। तो ये बात बार बार हम कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद सेंटर की पावर बढ़ी है, सेंटर ने अपने अंतर्गत ज़्यादा सब्जेक्ट ले लिए, तो उन्होंने स्टेट लिस्ट से निकालकर कंकरेंट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट डाल दिए। कौन कौन से थे, एजुकेशन, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से संबंधित वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक, वेट एंड मेजर्स, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कानून से संबंधित मुद्दे कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स, ठीक, एक्सक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, इनको छोड़कर बाकी कोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करना, कॉन्स्टिट्यूट करना, ये सब किस में है, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। पहले किस में था, स्टेट लिस्ट में। तो एजुकेशन क्या है अब, कंकरेंट लिस्ट में। फॉरेस्ट कहाँ है, कंकरेंट लिस्ट में। वेट एंड मेजर्स, कंकरेंट लिस्ट में। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, कंकरेंट लिस्ट में। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है जी। तो जो बचे सब्जेक्ट होते हैं ना, जो तीनों लिस्टों में नहीं मेंशन, तो वो होते हैं जी आपके पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में होते हैं, मतलब उसके ऊपर कौन कानून बना सकता है, पार्लियामेंट। तो यूएस की बात करें तो संवैधानिक रूप से द पावर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड। तो वहां पर इतना तो कह दिया कि इन इन टॉपिक पर, इन इन मुद्दों पर, इन इन सब्जेक्ट्स पर केंद्र सरकार, फेडरल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। और जो बाकी बचे वो सारे के सारे किसके हैं, द रेजिडुअरी पावर्स
किसके पास है? सारी की सारी स्टेट्स के पास। तो स्टेट्स के कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं किए, सिर्फ सब्जेक्ट किसके मेंशन किए? फेडरल गवर्नमेंट के, और जो बचे वो सारे किसके? स्टेट्स के। तो यही केस, सिमिलर केस है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है। कनाडा में क्या है? कनाडा में देयर इज टू फोल्ड डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, सिर्फ दो डिवीजन है, एक सेंट्रल वाली और एक प्रोविंस वाली, और कंकरेंट लिस्ट नहीं है। रेजिडुअरी पावर वहां सेंटर के पास है। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम है। तो हमारे यहाँ का क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अंतर्गत थ्री फोल्ड डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट थी। कौन सी? सेंटर के लिए फेडरल लिस्ट, प्रोविंसेस जो आज की टर्म में हमारे स्टेट हैं उनके लिए प्रोविंशियल लिस्ट, और एक थी कंकरेंट लिस्ट। तो हमारा जो प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही पैटर्न फॉलो किया गया है, यही स्कीम फॉलो की गई है, पर एक मेजर डिफरेंस है। एक मेजर डिफरेंस क्या है कि तब क्या था, जो रेजिडुअरी पावर है, जो रेजिडुअरी पावर है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास थी। तो अब क्या है? पार्लियामेंट के पास। ठीक है जी। द यूनियन लिस्ट, अब हम कुछ बात करेंगे। अगर आपस में किसी सब्जेक्ट को लेकर कन्फ्लिक्ट आ जाए, वहां पर ये हो जाए कि हाँ भी इस सब्जेक्ट के ऊपर में कुछ कन्फ्लिक्ट आ जाए, कंफ्यूजन हो जाए, तो कौन सी लिस्ट डोमिनेट करेगी? पढ़ते हैं। द यूनियन लिस्ट प्रीडोमिनेट्स ओवर द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के प्रीडोमिनेट करती है। मीन मोर इंपॉर्टेंस किसको है? यूनियन लिस्ट को। कहीं कंफ्लिक्ट आ जाए इनमें तो यूनियन लिस्ट प्रिवेल करेगी। इसी प्रकार अगर कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में कंफ्लिक्ट आ जाए तो कंकरेंट लिस्ट प्रिवेल करेगी, प्रीडोमिनेट करेगी। इसका मतलब क्या है? देखो, व्हेन द यूनियन लिस्ट ओवरलैप्स विद द स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, कोई ऐसा मुद्दा जो कि यूनियन लिस्ट में भी हो और स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में भी हो जा, तो यूनियन लिस्ट का गड़बड़ कंकरेंट लिस्ट के साथ होगी, जहां यूनियन लिस्ट की गड़बड़ स्टेट लिस्ट के साथ होगी। भी मुद्दा दोनों लिस्ट में है तो क्या होगा? द यूनियन लिस्ट शुड प्रिवेल। तो यूनियन वाली लिस्ट को अहमियत दी जाएगी भी, हाँ भी ये यूनियन लिस्ट में माना जाएगा, और हाँ भी इस सब्जेक्ट को तब यूनियन लिस्ट में माना जाएगा और पार्लियामेंट इसके ऊपर कानून बनाएगा। जैसे हो सकता है ना, कोई एक सब्जेक्ट है, कोई एक मुद्दा आया, तो वो मुद्दा देखा जाएगा, यार ये तो इस हिसाब से यूनियन लिस्ट में भी आता है, इस हिसाब से स्टेट लिस्ट में भी आता है, तो ऐसी गड़बड़ आ जाए तो यूनियन लिस्ट मतलब पार्लियामेंट उस पर कानून बनाएगी। इसी प्रकार यूनियन लिस्ट वर्सेस कंकरेंट लिस्ट हो तो भी यूनियन लिस्ट प्रिवेल होगी। इफ द यूनियन लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट, है ना, इसमें पंगा पड़ जाए, फिर क्या हुआ? इट इज अगेन द फॉर्मर, मतलब यूनियन लिस्ट दैट प्रिवेल करेगी। ठीक है जी, ये बात हमने पढ़ ली। ओके, इसको हटा दो। इफ देयर इज ए कंफ्लिक्ट बिटवीन द कंकरेंट लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट, तब कंकरेंट लिस्ट प्रिवेल करेगी। ये बात हो गई। आगे देखो जी। इफ ऑन ए सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं, सेंटर भी कानून बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है। अब दोनों ने कानून बना दिया, बोथ द सेंटर एंड द स्टेट हैव मेड लॉज, बना दिया। ठीक है जी, पर चक्कर ये पड़ा कि दोनों का कानून क्या है? आपस में कंफ्लिक्ट है, क्लैश हो गया विद ईच अदर। देन द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉ। तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? सेंटर वाला। पर इसमें एक एक्सेप्शन है। वो कौन सी एक्सेप्शन है? कि अगर स्टेट लॉ ने, जो स्टेट लॉ है वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास होने के बाद रिजर्व कर लिया गया है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लिया गया है, और प्रेसिडेंट ने उसको अपनी एसेंट दी है, प्रेसिडेंट ने उसको अपनी स्वीकृति दी है, तब इन दिस केस द स्टेट लॉ विल प्रिवेल। तो तब कौन सा लॉ प्रिवेल होगा? स्टेट लॉ। बट स्टिल पार्लियामेंट के पास ये पावर है क्या? कि वो बाद में सब्सिक्वेंट कोई और कानून बना दे ऑन द सेम मैटर। अगर दोबारा पार्लियामेंट ने कोई और कानून बना दिया ऑन द सेम मैटर, तब पार्लियामेंट वाला कानून ज्यादा सुप्रीम होगा, ये ओवरराइड कर जाएगा स्टेट लॉ को। ठीक है जी, आगे देखते हैं जी। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट। अब बात है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी कानून बना सकती है। ठीक है जी, अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस।
ये कुछ सब सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे हालात जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर भी कानून बना सकती है। वो कौन कौन से हैं? एक तो हमने पढ़ा था पहले भी, जब राज्यसभा ये कहे कि हाँ भाई ये चीज नेशनल इंटरेस्ट में है कि स्टेट लिस्ट के ऊपर इस टॉपिक पर, खास विषय पर क्या है, पार्लियामेंट कानून बनाए, तो ऐसा वो एक रेजोल्यूशन पास करके कह दे। कौन? राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे और कहे हाँ भाई ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि इस टॉपिक पर क्या है, पार्लियामेंट कानून बनाए। तो रेजोल्यूशन क्या है? स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? जो प्रेजेंट एंड वोटिंग कर रहे होते हैं उनका 2/3, उनका 2/3 से 2/3 या है ना 2/3 से ज्यादा बहुमत हो। मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एट वोटिंग। एब्सेंट को निकाल दो, वेकेंट को छोड़ो, जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उसका 2/3, उसे कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। ठीक, तो हमको पता है कि राज्यसभा में किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? स्टेट्स के। तो ये माना जाता है कि स्टेट ने स्वीकृति दे दी है। ठीक है जी। अब क्या है, टाइम पीरियड फॉर विच द रेजोल्यूशन रिमेन्स इन फोर्स। जब ऐसा रेजोल्यूशन पास किया गया तो वो है 1 साल के लिए रहता है मान्य। ठीक, पर इतना है कि ऐसा रेजोल्यूशन जो 1 साल के लिए मान्य रहा, कैन बी रीन्यूड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, उसको बार बार रीन्यू किया जा सकता है, पर एट ए टाइम 1 ईयर, नॉट एक्सटीडिंग 1 ईयर एट ए टाइम। एक बार में 1 साल, एक बार में 1 साल कर करके ऐसे रेजोल्यूशन को कई बार आप इंक्रीज कर सकते हो, रीन्यू कर सकते हो। द लॉज मेड बिकम वॉइड आफ्टर 6 months ऑफ द एक्सपायरेशन ऑफ द रेजोल्यूशन। तो अगर आपने रेजोल्यूशन को, राज्यसभा के रेजोल्यूशन को रीन्यू नहीं किया, वो 1 साल तक रहा और खत्म हो गया, उसके बाद अधिक से अधिक 6 महीने तक ऐसा कानून फोर्स में रह सकता है। उसके बाद वो वाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी कोई पावर नहीं रहेगी। अच्छा, डिस्पाइट दिस रेजोल्यूशन, जो राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास किया है, स्टिल द स्टेट रेजोल्यूशन कैन मेक लॉस ऑन द सेम मैटर। ऐसा नहीं है कि स्टेट रेजोल्यूशन उसके ऊपर कानून नहीं बना सकता। राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास किया है ताकि पार्लियामेंट कानून बना पाए, पर साइमल्टेनियसली स्टेट भी उसी मुद्दे पर कानून बना सकता है। पर अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट हो गया, सेंटर और स्टेट वाले लॉ में कन्फ्लिक्ट हो गया, तब पार्लियामेंट्री लॉ विल प्रिवेल। तो किसको, कौन सी प्रिवेलिंग होगी, कौन सा ज्यादा माना जाएगा? पार्लियामेंट का लॉ। ठीक है जी। आगे है जी, जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो, नेशनल वाली इमरजेंसी, हम आगे जाके पढ़ेंगे इमरजेंसी की कितनी कैटेगरी होती है, तो उसमें अगर नेशनल वाली इमरजेंसी लगी हो तो उस समय भी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकता है। द लॉ सो मेड बिकम वॉइड आफ्टर 6 months ऑफ द एक्सपायरेशन ऑफ द इमरजेंसी। जब इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 महीने तक ही लॉ फोर्स में रहेंगे। जो ये वाले लॉ पार्लियामेंट ने बनाए हैं ना, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं स्टेट लिस्ट के ऊपर, तो वो इमरजेंसी खत्म होने के बाद अधिक से अधिक 6 महीने तक ही फोर्स में रहेंगे, उसके बाद अपने आप वॉइड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पर स्टिल द स्टेट रेजोल्यूशन कैन मेक, स्टेट लेजिस्लेचर है जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टिल द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन द सेम मैटर। ऐसा नहीं है कि अगर पार्लियामेंट कानून बना रहा है तो स्टेट वाले नहीं बना सकते, स्टेट वाले भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। पर इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? पार्लियामेंट वाला। ये बात होगी। आगे है जी, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट। अगर एक स्टेट या 2 स्टेट या कुछ स्टेट मिलकर ये कह दे कि हे सेंटर, आप हमारे इस सब्जेक्ट पर कानून बनाओ। व्हेन 1 or more स्टेट लेजिस्लेचर्स पास रेजोल्यूशन, खुद से रेजोल्यूशन पास करके, एंड रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे इस स्टेट लिस्ट पर कानून बनाओ, टू एनेक्ट लॉज ऑन ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट, तब क्या है, तब भी पार्लियामेंट ऐसे कानून बना सकता है स्टेट लिस्ट के ऊपर। दिस लॉ अप्लाइज ओनली टू द रिक्वेस्टिंग स्टेट। तो ये सारी स्टेट के ऊपर लागू नहीं होगा, जिस जिस स्टेट ने रिक्वेस्ट किया है उसी स्टेट के ऊपर ये कानून लागू होंगे जो कि पार्लियामेंट ने बनाए हैं ऑन द स्टेट लिस्ट। ठीक है जी। पर इतना है, कोई दूसरी स्टेट चाहे तो वो अपने हिसाब से बाद में एक रेजोल्यूशन पास करके इस कानून को अडॉप्ट कर सकती है। एनी अदर स्टेट में अडॉप्ट इट आफ्टरवर्ड्स बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन। ठीक है जी। जो ऐसा कानून बना है उसका अमेंड करना, उसको या रिपील करना, मतलब उसको संशोधन करना या उसको हटाना। ठीक,
ओनली द पार्लियामेंट कैन अमेंड और रिपील सच लॉस। ये कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं रहती इन मुद्दों पर उसको अमेंड और रिपील करने की। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक लॉ ऑन दैट मैटर। ये बात है, जब स्टेट लेजिस्लेचर ने खुद कह दिया ना कि आप हमारे स्टेट सब्जेक्ट पर कानून बनाओ, तब वो अपने से उस टॉपिक पर, उस सब्जेक्ट पर कानून नहीं बना सकते। इंपॉर्टेंट बात है जी। ठीक है जी। टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस। इंटरनेशनल लेवल पर कोई संधि साइन हुई है, कुछ एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है या कोई कन्वेंशन हुई है, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार, हमारी पार्लियामेंट है जो सेंटर है, वो क्या कर सकती है? स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकती है। ये बात है। और दूसरी बात है जी, एक आखिरी वाला पॉइंट है, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल। तो जब किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल है तो उसमें क्या है, तब स्टेट लिस्ट पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट्स रूल सीजेस, जब प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया, द लॉ रिमेन्स इन फोर्स। ये इंपॉर्टेंट बात है। जब नेशनल लेवल की इमरजेंसी थी तब 6 महीने बाद, इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद ये कानून खत्म हो जाते थे। पर जब प्रेसिडेंट रूल है तब ऐसा नहीं होता, तब ये कानून चलते रहते हैं। हाँ, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन रिपील, अल्टर और री अनेक्ट सच लॉ। स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो बाद में वो उसको, ऐसे कानूनों को हटा सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं और उनको दोबारा से बना सकते हैं ऐसे कानून। तो स्टेट लेजिस्लेचर खुद से कर सकती है उसको चेंज, पर अपने आप वो वाले कानून खत्म नहीं होते। ये बातें हैं, इसको आपने पढ़ लेना, समझ लेना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शुक्रिया जी, नमस्कार।